हेलो फ्रेंड्स, यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे वो क्या है। क्योंकि ये रिसेंट पास्ट में हमने देखा है जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था इकोनॉमी में। आपने बहुत सारे पेपर्स न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि ये इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसे होंगे। बट बहुत लोग फिर वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने चाहिए, नहीं बढ़ाने चाहिए, डीजल प्राइसेस बढ़ाने चाहिए, नहीं बढ़ाने चाहिए, बढ़ाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं बढ़ाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे मैनेज की जाए ये सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना और घटना इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो 80% जो क्रूड की डिमांड है, इंडिया में जो डिमांड है वो इंपोर्ट से मैनेज की जाती है। मतलब 80% क्रूड इंपोर्ट होता है इंडिया में और 20% ही सिर्फ प्रोडक्शन है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ 20% है। तो जहाँ पे 80% की इंपोर्ट की डिमांड है अपने पास, तो डेफिनेटली अगर ये पर्टिकुलर प्राइस ये क्रूड से लिंक्ड है कम्प्लीटली, अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी पे। अभी ये इम्पैक्ट कैसे करेगा ये इस वीडियो में देखते हैं। सो पहला फैक्टर है जो ये इम्पैक्ट करेगा वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो वो डेफिसिट हम रन करते हैं, और इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से कम है तो वो करंट अकाउंट सरप्लस बन जाता है। तो करंट अकाउंट, ये CAD ये टर्म हमने हमेशा सुनी है, बट CAS करंट अकाउंट सरप्लस ये टर्म हमने कभी सुनी ही नहीं है, बिकॉज हम हमेशा डेफिसिट में ही रहे। इसका मतलब हमारा इंपोर्ट बिल हमेशा एक्सपोर्ट बिल से ज्यादा ही रहा है, इसके चक्कर में ये सब होता है। तो पर्टिकुलरली अगर हमने जो कैलकुलेशंस किए थे, हमने मतलब अरुण जेटली जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने जो कैलकुलेशंस किए थे लास्ट ईयर बजट में, उन्होंने $65 पर बैरल के हिसाब से सारे कैलकुलेशंस किए थे। तो इसके ऊपर अगर प्राइस चली जाती है तो निगेटिव साइंस सारे शुरू हो जाते हैं इकोनॉमी के लिए। और ये जो प्राइस है ये ऑलमोस्ट $85 पर बैरल तक चली गई थी। वी आर फॉर्चुनेट दैट कि ये $85 पर बैरल अभी $55 पर बैरल आ जा चुका है। तो ये पॉजिटिव साइन है, डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। बट ये ऑलमोस्ट $20 एक्स्ट्रा ऊपर चला गया था, $20, विच वॉज वेरी निगेटिव। एवरी $10 जो $10 पर बैरल अगर बढ़ता है, एवरी $10 पर बैरल इंक्रीज, ये अपनी इकोनॉमी पे $12.5 बिलियन का इंपैक्ट कर रही थी। $12.5 बिलियन। तो ये ऑलमोस्ट 0.43% ऑफ GDP। ये काफी खतरनाक नंबर होता है अगर ये बढ़ता जाता है। तो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है, हमने उसका एक इंपैक्ट देख लिया। हमारा इंडियन रुपी जो है, इंडियन रुपी नीचे जाना शुरू हो गया। 68 से ऑलमोस्ट 74 तक हमने देखा उसे, 67 से 74 तक। उसी का सबसे बड़ा रीजन था बिकॉज अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, इंपोर्ट बिल ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट्स कम होते। वो ये डेफिसिट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। और जैसे जैसे इंडियन रुपीज और डिप्रिशिएट होता जा रहा था, उसका आगे निगेटिव इंपैक्ट क्रूड ऑयल पे जा रहा था अपने, क्योंकि हम तो क्रूड ऑयल डॉलर टर्म में ही इंपोर्ट करते हैं। तो ये निगेटिव, ये और नीचे जाना इज नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर अस। तो अनदर ये और एक एक्स्ट्रा बर्डन आना शुरू हो गया 4-5% का, जो कि ऑयल मतलब इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो गया डॉलर के हिसाब से। तो ये रहा पहला इंपैक्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसका इंपैक्ट रहेगा अपनी करेंसी पे। तो ये इसके बाद अभी नेक्स्ट क्या इंपैक्ट हो सकता है? तो ये जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाते हैं तो इनका, अगर गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई हम तो ये सारा पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स पे, तो इसका दूसरा निगेटिव इंपैक्ट शुरू हो जाता है इन्फ्लेशन पे। तो जैसे ही गवर्नमेंट पास ऑन करने को बोलता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि भाई ये प्राइस आप पास ऑन करो कंज्यूमर्स पे, तो यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के डिमांड घटा देते हैं ये लोग, और डिमांड जैसे ही घट जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कूल ऑफ होना शुरू हो जाती है। ये इनका इक्वेशन होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है कंपनीज की वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आनी शुरू हो गई।
अनदर इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको काफी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना इज नॉट गुड फॉर देम। तो देखा आपने कि कैसे कैस्केडिंग इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे ही बढ़ जाता है, बाद में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से इनको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं, तो ये इसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे आ जाता है। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को इंपैक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करता है, तो ये सारा चीजें होते हैं। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई ये कंज्यूमर को पास ऑन मत करो। गवर्नमेंट बोलता है हम इसका हिट लेंगे, हम इसका हिट लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आगे जाके कंज्यूमर्स पे ही जाएगा या फिर इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है बट लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव होगा। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का पे ये प्रेशर होता है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी तब बीजेपी उनको प्रेशराइज करती थी कि देखिए पेट्रोल प्राइसेस कितने बढ़ गए। अब जब बीजेपी गवर्नमेंट में है तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि देखो सबको पता है इक्वेशन कैसे चलने वाले, बट जनरल पब्लिक को ये पता नहीं होता। उनको लगता है भाई ये पॉलिटिशियन ही सारा कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉलिटिशियंस, इट इज द टोटल सिस्टम विच इज वर्किंग लाइक दैट। किसी की भी गवर्नमेंट आने दीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा इस पे, ये होना ही होना है। तो गवर्नमेंट अगर बोलता है चलो हम पास ऑन नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स पे ये चीज, हम खुद पे हिट लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट अपनी बैलेंस शीट पे हिट लेना शुरू करता है। मतलब किस पे हिट आता है? उसके फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है? गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू कहां से मिलता है? टैक्सेस से मिलता है। टैक्सेस किस किस टाइप्स के होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनकम टैक्स वगैरह जो मिलता है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वहां से। प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो पहले बहुत सारे होते थे, अभी एक ही है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वो रेवेन्यू होता है उसका, माइनस एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर कितना करता है? तो ये प्लान अनप्लान डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो गवर्नमेंट स्टेट्स को भी पैसे देता है, खुद भी कुछ स्पेंडिंग करता है, ये रोड्स बनते हैं, सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है तो वहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है। सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है तो वो डेफिसिट में चलना शुरू हो जाते हैं। तो एवरी $10 पर बैरल अगर गवर्नमेंट अपने पे लेना शुरू करता है ये हिट, तो वहां पे भी 0.43% का फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी इकोनॉमी की जो रेटिंग होती है, जो ये रेटिंग एजेंसीज होती है, S&P या फिच बोलिए या फिर मूडीज बोलिए, तो इनके लिए ये बोलते हैं कि यार दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी, और वो आपको डाउनग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आपकी इकोनॉमी डाउनग्रेड होना शुरू हो जाती है, आपके जो कंपनीज होती है जो ओवरसीज जाके पैसा उठाती है, वो पैसा अच्छे से उठा नहीं पाते हैं। तो क्योंकि अगर रेटिंग मिल गई आपको वर्ल्ड मार्केट में आपकी इकोनॉमी के लिए, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी कंपनीज को भी बाहर जाके पैसा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो इंपैक्ट उनके अगेन प्रॉफिटेबिलिटी पे हो रहा है। जहां पे वो अगर से सपोज एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं 5% से पैसा उठा सकते थे, तो वहां उनको 6-7% से पैसा उठाना पड़ता है, और वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट करना शुरू करता है। तो आपने देखा दोस्तों कि पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट होता है, दूसरा इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे, और अगर गवर्नमेंट बोलता है कि भाई इन्फ्लेशन नहीं होने देना है तो फिस्कल डेफिसिट पे इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये सारी तीनों फैक्टर्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट, ये तीनों को अच्छे से मैनेज करना, यही सबसे बड़ा स्किल होता है गवर्नमेंट का। तो जब तक हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 10-15 साल तक अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि हम इतनी जिस पेस से वर्ल्ड मार्केट में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ रहा है, उतने पेस से अभी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है ये मार्केट डेवलप होना। डेफिनेटली अभी तो यूएस भी बहुत दूर की बात है उसके लिए, बट एटलीस्ट दे आर मच अहेड कंपेयर्ड टू इंडिया। तो जब तक इंडिया में ये अल्टरनेट रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस डेवलप नहीं होंगे, तब तक हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे ही बढ़ती, मतलब अभी भी चलती ही रहेगी। और उसको जब तक कोई अल्टरनेटिव डेवलप नहीं होगा, तो जो हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यही सबसे बड़ा अल्टरनेटिव होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए, और उसको एटलीस्ट 10 से 15 साल और लगेंगे। जब वो सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमारा जो डिपेंडेंसी होगा क्रूड ऑयल पे वो बहुत कम हो जाएगा, और बाकी रिसोर्सेस से हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा होगी, जो डोमेस्टिकली मतलब हम प्रोड्यूस कर पाएंगे रादर देन सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन प्रोड्यूस इट इन आवर डोमेस्टिक प्लांट्स। फिर वो न्यूक्लियर से हो सकता है, या कोल से हो रहा है, या फिर
हाइड्रो पावर से हो सकता है, तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये सब चीजें हमें ऐसा लगता है कि 10-15 साल तो एटलीस्ट लगेंगे। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें नहीं लगता कि इस पे हम डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे, और फिर ऑब्वियसली ये तू में चलती रहेगी दोनों गवर्नमेंट मतलब पार्टीज में, कि ये बोलेंगे यार ये क्या कर रहे, वो बोलेंगे कि ये क्या कर रहे, तो ये सब चलते रहेंगे। तो एटलीस्ट हम आपको ये समझाना चाहते हैं, सो वी शुड नॉट गो इन दैट, सो लेट द गवर्नमेंट फॉलो ये फिजिकल डेफिसिट वाला जो पाथ है, फिजिकल प्रूडेंस का पाथ बोलते हैं, मतलब कि ज्यादा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में ज्यादा डिफरेंस होने नहीं देना चाहिए, तभी अपनी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में अच्छी चल सकती है। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा होगा तो डेफिनेटली आपके बाकी दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने दीजिए, ताकि लोगों में अच्छे से इसकी समझ आ जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।